चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LOS 85C में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर एक का अलग अलग जो नीड्स है वो उसका भी। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जैसे नॉर्मल रिटेल के पीपल, अगर हम लोग आसान भाषा में बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। Individual investors save and invest for a variety of reasons, including purchasing a house or educating their children. आज हर एक का इन्वेस्टमेंट का अलग अलग रीजन हो सकता है। ठीक है, अगर आप सपोज 24-25 के हो तो आप अपना सीधा बात है फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके रखे हो, उसमें आपका बच्चों का पढ़ाई भी आ गया, आपका रिटायरमेंट भी आ गया। अगर मान लो आपको एट द एज ऑफ 40, 35, 45 कुछ अगर मान लो कुछ शौक भी है जो पूरा करना है, सपोज आपको वर्ल्ड ट्रिप लेना है, वर्ल्ड टूर लेना है एट द एज ऑफ से 45, तो ये सब के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। या मे बी आप सपोज से 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो, तो आपका टारगेट ये है कि आउट ऑफ दिस 1 करोड़ 20 lakhs इज फॉर दिस रीजन, 30 lakhs इज फॉर दिस रीजन एंड द रिमेनिंग 50 lakhs इज फॉर दिस रीजन। ऐसे करके भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्स बेस्ड अप्रोच। ये हम लोग बाद में ऐसे भी डिटेल में करेंगे ही, बट फिलहाल अपने एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने खाली दे दिया है इसका, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन मेनी कंट्रीज स्पेशल अकाउंट्स अलाउ सिटीजन्स टू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट एंड टू डिफर एनी टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड गेन्स अंटिल द फंड्स आर विथड्रॉन, राइट। तो इसमें क्या बोला गया है कि कुछ कुछ स्पेशल अकाउंट्स क्रिएट होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जहां पे अगर आप रिटायरमेंट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उस इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो हम लोग जो प्रोविडेंट फंड में अमाउंट डालते हैं तो उसमें हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, राइट। जो PPF हम लोग का बनता है उसमें हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, और जो इनकम हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख तक ATC के अंदर उसका एग्जम्पशन रहता है, राइट। लेट्स आगे बढ़ते हुए। Defined contribution pension plans are popular vehicles for these investments. Pension plans are described later in this reading. जहाँ ये डिस्क्राइब किया गया अपने तभी उसको डिटेल में करेंगे। दो टाइप के पेंशन प्लान्स होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान्स और डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स। तो ये अपने डिटेल में ऐसे भी बाद में करेंगे। सो टू सम इट अप, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के बहुत सारे वैरायटीज ऑफ रीजंस हो सकते हैं टू इन्वेस्ट, जो एग्जांपल्स अपने ऊपर में कर रखे हैं ऑलरेडी, राइट। तो ये हो गया एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का। अब दूसरा कैटेगरी में अपना आ गया इंस्टीट्यूशंस। एक हो गया इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल, एक हो गया इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर ना बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, राइट। जैसे कि एंडोमेंट हो गया, फाउंडेशन हो गया, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई। ये सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, राइट। तो देखो, मेनी टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव लार्ज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस अगर क्वेश्चन में पूछे कि विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं होता है कंपेयर टू इंस्टीट्यूशंस का पोर्टफोलियो। आज अगर आप रिटेलर है, आपका हो सकता है 50,000 का ही पोर्टफोलियो हो, बट इंस्टीट्यूशंस का तो नाना करके भी 1 CR से तो स्टार्ट होगा। 1 CR, 10 CR, 100 CR, उन लोग उसके नीचे बात ही नहीं करेगा। An endowment is a fund that is dedicated to providing financial support on an ongoing basis. ये ongoing word थोड़ा important है। For a specific purpose. Specific purpose word बहुत important है। अब इसका क्या मतलब है? एंडोमेंट का ये मतलब है एक एंटिटी बना, राइट। अब वो एंटिटी का मेन गोल या मेन काम क्या है? उसका एक पर्टिकुलर काम है और वो उसका वही प्रायोरिटी है जिसपे वो ध्यान देगा। तो उसका वो काम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार, ऑन गोइंग बेसिस, हर साल, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, डिपेंडिंग कि उसका क्या काम है। हो सकता है हर क्वार्टर में काम पड़े, हो सकता है एवरी मंथ काम पड़े, हो सकता है एवरी ईयर काम पड़े। So to providing financial support on an ongoing basis for a very specific purpose. For example, आज अगर जैसे कोई कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, तो उन लोग का जो स्कॉलरशिप होता है तो वो कहाँ से आता है? स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग एंडोमेंट बोलते हैं। उस एंडोमेंट का वही काम है, जो फंड्स उसमें ऑलरेडी है वो इस तरह इन्वेस्टेड रहते हैं कि उसका जो ईयरली रिटर्न इतना आ जाए, वाया डिविडेंड्स हो गया या मान लो वाया रिडेम्पशंस हो गया, जैसे भी, कि जो इस साल का स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आराम से पे किया जा सकता है। जो हम लोग ने ऊपर IPS पढ़ा था, तो एंडोमेंट का IPS में ये एक पार्ट जरूर रहेगा कि एवरी ईयर एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिडेम्पशन हमको चाहिए ताकि हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट अपना आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन और एंडोमेंट ना बहुत सिमिलर है, दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है।
तो इसीलिए मैंने जो कीवर्ड्स अंडरलाइन करा है ना एंडोमेंट में, वो थोड़े इंपॉर्टेंट इस कैटेगरी में अब आ जाते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फाउंडेशन एंड एन एंडोमेंट। देखो, अ फाउंडेशन इज अ फंड established for charitable purposes to support specific types of activities or to fund research related to a particular disease. For example, एड्स से रिलेटेड अगर मैं एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो उस फाउंडेशन में जो फंड्स अलॉट हो रहे हैं उसका सोल पर्पस या मेजर पर्पस क्या होगा, वो एज डिजीज जो है उस पर पर्टिकुलर रिसर्च करना, ताकि उसके लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन बना पाए या कोई क्योर बना पाए, राइट। तो इस तरह फाउंडेशन का भी अलग अलग पर्पसेस होता है। अ टिपिकल फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव is to fund the activity or research on a continuing basis without decreasing the real value of the portfolio assets. Foundations and endowments typically have long investment horizons. ये वाला लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दोनों का लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होराइजन है, हाई रिस्क टॉलरेंस है, एंड असाइड फ्रॉम द प्लान्ड स्पेंडिंग नीड्स लिटिल नीड फॉर एडिशनल लिक्विडिटी। अब मेरा बात समझो, आज अगर उसका लॉन्ग टाइम होराइजन है, लॉन्ग टाइम होराइजन तो सीधा बात है अंडरस्टूड सा है, बिकॉज इन लोग का अगर कोई फाउंडेशन या एंडोमेंट में इतना सारा रुपया डाल रहा है तो दे डू नॉट वांट कि खाली 10 इयर्स रहे या 15 इयर्स रहे, ये लाइफ लॉन्ग रहने का उन लोग का टारगेट रहता है। पहला बात ये, तो सीधा बात है लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन इन लोग का 100% रहेगा। सेकेंडली, अगर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो सीधा बात है दे आर मोर हाई रिस्क टॉलरेंस। आज जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा तुम उतना ही स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर सकते हो या स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम उतना ज्यादा कंपैरेटिवली रिस्क ले सकते हो, बिकॉज यू अगर मान लो थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, सो सिंस लॉन्ग होराइजन है यू हैव टाइम टू कोप अप दैट लॉस एंड गेट इनटू मोर प्रॉफिट लेटर ऑन, राइट। तो इसीलिए अगर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो मेजर केसेस में हाई रिस्क टॉलरेंसेस भी होता है। सेकेंडली या थर्डली बोले तो, एंड असाइड फ्रॉम द प्लान्ड स्पेंडिंग नीड्स, मतलब हर सपोज हर साल इन लोगों का है कि अगर मेरा टोटल फाउंडेशन वैल्यू जो भी है मे बी से 100 मिलियन, तो उसका 5% मैं स्पेंड करूंगा बेस्ट गिविंग स्कॉलरशिप या फिर रिसर्च करूंगा अगर फाउंडेशन है तो 5 मिलियन का एवरी ईयर मेरे को एक रिडेम्पशन चाहिए। अब वो तुम डिविडेंड के तौर पे दो या फिर अपना शेयर्स बेच के दो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट उतना का एक प्लान्ड स्पेंडिंग नीड्स एक रहेगा। उसके अलावा जो हम लोग को एडिशनल लिक्विडिटी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब प्लान्ड स्पेंडिंग नीड्स के अलावा जो अनप्लान्ड इसमें बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का बात करें तो वो हो सकता है बोले कि देखो साल का मेरे को 3% का रिडम्पशन आप दे देना, राइट, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन सपोज वो हॉस्पिटलाइज हो गया या कुछ और हो गया, तो अनप्लान्ड में उसको और भी रिडेम्पशन करना पड़ सकता है। हो सकता है वो बोले भाई अब एक बार शेयर है जो भी एक बार भेज दो, मेरा हॉस्पिटल का बिल आ गया वो तो पे करना पड़ेगा ना, तो कहाँ से दोगे, तो एक बार अपना इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ेगा। तो अनप्लान्ड नेचर काफी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वेयरएज इंस्टीट्यूशंस में अनप्लान्ड उतना नहीं होता है। अब आते हैं बैंक्स में। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बैंक इज टू अर्न मोर ऑन द बैंक्स लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट देन द बैंक पेज फॉर ए डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल बैंक आपको डिपॉजिट में 7% दे रहा है, तो सीधा बात है बैंक का मेन गोल या इन्वेस्टमेंट सोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई वो जो इन्वेस्टमेंट आपसे रुपया लेके जहां पे भी डाल रहा है वो 7% से ज्यादा कमाए। सिंपल। बैंक सीक टू कीप रिस्क लो एंड नीड एडिक्वेट लिक्विडिटी टू मीट इन्वेस्टर विड्रॉल्स एज दे अकर। सिंपल सा बात है, आज आपने सपोज एफडी भी सपोज बैंक में करा रखा है, ये आपका करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, आप एफडी भी जब चाहे तो उड़वा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यू नीड टू वेट फॉर अ मंथ और ईयर टू ब्रेक योर एफडी। आपको कुछ भी इमरजेंसी आ गया तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा बैंक से रुपया। बैंक भी आपको नहीं बोल सकता नहीं सर हम लोग के पास अभी रुपया नहीं है, आप अभी मत विड्रॉ करिए, आप साल भर बात करिए। तो बैंक ऑलवेज हैज टू कीप सम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, देखो एडिक्वेट लिक्विडिटी। तो या फिर वो अब लिक्विडिटी जरूरी नहीं है बैंक कैश में रखे, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में भी रख सकता है और भी बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में वो रख सकता है, बट उसको लिक्विडिटी एक मेंटेन करना पड़ेगा ताकि अगर विड्रॉल्स बाई चांस आ जाए बहुत सारे या टू सम एक्सटेंट इवन छोटे मोटे विड्रॉल्स भी आ जाए तो बैंक के पास उतना पैसा हो कि उन लोग दे पाए। ये नहीं कि नहीं बोल रहे कि भाई नहीं दे सकते। नाउ बिकॉज ये लिक्विडिटी नीड्स इस तरह का बैठ जाता है ना, तो उसका रिस्क प्रोफाइल जो है वो ऐसे भी लो है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो दूसरा का पैसा लेके इन अ वे व्हाट द बैंक इज डूइंग इट इज बोरोइंग फंड्स एंड इट इज इन्वेस्टिंग। चाहे कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है किसी और को लोन दे दिया हो सकता है मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रखा हो सकता है दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, बट एट द एंड ऑफ व्हाट इज इट एक्चुअली डूइंग, इट इज बोरोइंग मनी एंड इन्वेस्टिंग। तो सीधा बात है व्हेन समवन इज बोरोइंग मनी फ्रॉम समवन एंड इन्वेस्टिंग,
और सम इंस्टीट्यूशन इज बोरोइंग मनी फ्रॉम समवन एंड इन्वेस्टिंग, तो उसका रिस्क ऐसे भी लो ही होता है, वो हाई रिस्क में नहीं ले सकता इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। अब आ जाओ इंश्योरेंस कंपनीज। Insurance companies invest customer premiums with the objective of funding customer claims as they incur. आज अगर 100 लोग कस्टमर, जो 100 कस्टमर्स है उन लोग प्रीमियम्स भरते हैं, राइट, तो वो जो प्रीमियम का इनकम आता है ना, इंश्योरेंस कंपनी का क्या टारगेट रहता है, इसको इस तरह इन्वेस्ट करो ताकि आगे जाके 2 साल 3 साल 5 साल बाद जब भी कुछ ये सब का क्लेम्स आए, कस्टमर के लिए क्लेम्स आए, वो उस पैसा जो इन्वेस्ट मैंने किया है उससे ही मैं पे कर पाऊं, मेरे को अपने पॉकेट से भी कुछ नहीं देना पड़े और एक प्रॉफिट भी एट द एंड बच जाए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म होराइजन। सीधा बात है, आज अगर लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हो तो ऐसा नहीं है आप उसको बोल रहे हो भाई साल भर के अंदर का लाइफ इंश्योरेंस करा के छोड़ दो, वो लाइफ का लाइफ लॉन्ग चलता है। सो सीधा बात है, इट इज रिलेटिवली लॉन्ग टर्म। व्हाइल प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस हैव अ शॉर्टर इन्वेस्टमेंट होराइजन। सीधा बात होगा अभी आप सपोज आप अपना कार का इंश्योरेंस ले रहे हो, वो साल 2 साल 3 साल का इंश्योरेंस उस टाइप का में भी रहे, उसके बाद आप जाए तो अपना कार ही चेंज कर लोगे, राइट। तो ये सब में क्या होता है, क्लेम्स आर मच सूनर एक्सपेक्टेड टू पे आउट। मतलब आज मान लो मैंने अगर गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू मेरा डेथ होने का ज्यादा चांसेस है, अगर लाइफ इंश्योरेंस का बात करें तो इसमें यही बोला है कि वाइल प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव अ रिलेटिवली longer term horizon, while property and casualty insurance have a shorter investment horizon because claims are expected to arise sooner than for life insurance. अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट कंपनीज पे। इन्वेस्टमेंट कंपनीज मैनेज द पूल्ड फंड्स ऑफ मेनी इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड्स मैनेज दीज पूल्स इन अ पर्टिकुलर स्टाइल। अब वो हो सकता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग करे, वैल्यू इन्वेस्टिंग करे, इंडेक्स इन्वेस्टिंग करे, जैसे भी एक्टिव मैनेजमेंट करे, पैसिव मैनेजमेंट करे, एंड रिस्ट्रिक्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स टू पर्टिकुलर सब कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आज अगर कोई म्यूचुअल फंड है ना, तो ऐसा नहीं है वो जो चाहे कंपनी वंपनी अपना उठा के अपना होल्डिंग उसमें रख सकता है, उसके पास भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस उस पर होंगे कि देखो अगर कुछ पर्टिकुलर एक तुम्हारा एसेट है जिसमें तुमको इन्वेस्ट करना है, अगर वो ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या अगर ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स का क्या है, इन लोग का जो इन्वेस्टमेंट्स है आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सब कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज अगर मेरा ग्रोथ सपोज इन्वेस्टिंग है तो ये नहीं है कि मैं सारा वैल्यू स्टॉक्स लेके बैठ जाऊंगा एट द एंड ऑफ द डे, बोल रहा भाई मैं तो पैसा तो बना रहा हूँ ना, नहीं ये नहीं चलेगा। अगर आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग का स्टाइल है या आपका इंडेक्स इन्वेस्टिंग, चलो इसको ले लेते हैं, इंडेक्स इन्वेस्टिंग ले लेते हैं, राइट। अगर आपका इंडेक्स इन्वेस्टिंग है इसका मतलब आपका पैसिव मैनेजमेंट है। पैसिव मैनेजमेंट मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग मतलब आप अगर सपोज निफ्टी को अपना इंडेक्स मानते हो, राइट, तो निफ्टी का जो रिटर्न है, your target as a manager is to exactly replicate as much as possible the returns on Nifty। आपको ना ज्यादा कमाना है ना कम कमाना है, पता चला। तो इसमें क्या आप कैसे कर सकते हो, निफ्टी का जो भी वेटेजेस है स्टॉक्स का, आपको उसमें मोटा मोटी अपना एक इन्वेस्टमेंट बना के रखना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो नहीं मैं तो फंड मैनेजर हूँ, मेरे को मालूम है इसमें थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट कर लेते हैं, जो निफ्टी में नहीं है उन लोग को भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा रिटर्न आने का सीन है, बात बराबर है, बट दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग योर पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ म्यूचुअल फंड। आपको अगर इंडेक्स इन्वेस्टिंग का है तो आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टमेंट्स ही कर सकते हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है ये रिस्ट्रिक्टेड है टू पर्टिकुलर सब कैटेगरीज, यानी कि योर, यहाँ पे चाहे तो सर्कल कर दो, पर्टिकुलर सब कैटेगरीज यानी कि योर पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे लार्ज फर्म स्टॉक्स हो गया, एनर्जी स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उस टाइप से। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको पे रिस्ट्रिक्शन है, आप अपने कंट्री के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो पर्टिकुलर रीजन्स का भी मार्केट आ गया, इमर्जिंग मार्केट, इंटरनेशनल बॉन्ड्स, एशियन फर्म स्टॉक्स, उस तरह से। अब आ जाओ सॉवरेन वेल्थ फंड्स। ये क्या बोलता है, सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, रेफर टू पूल ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एक सॉवरेन वेल्थ फंड है यूएई में, funded by Abu Dhabi government surpluses has approximately $7 billion in assets। तो अब इन लोग का क्या काम है, देखो इसको अगर हम लोग एकदम समराइज करके बात करें, राइट, तो इन्वेस्टर्स का, इंडिविजुअल्स अगर है, इसको हम लोग 4 कैटेगरी में देख रहे हैं कि सबका रिस्क टॉलरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, लिक्विडिटी नीड्स क्या है, इनकम नीड्स क्या है। ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। इंडिविजुअल्स का देखो सीधा बात है, हर एक चीज विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स। आज अगर कोई 25 का है तो उसका रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन, लिक्विडिटी, इनकम नीड्स अलग है, कोई अगर 70 है तो उसका भी ये सब अलग अलग होगा। इंडिविजुअल्स का सिंपल है, एवरीथिंग विल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल।
बैंक्स का देखो रिस्क टॉलरेंस लो है, क्योंकि जैसे मैंने बात किया वो बोरो करके इन्वेस्ट कर रहा है भाई, तो सीधा बात है उसका रिस्क टॉलरेंस विल बी लो। इन्वेस्टमेंट होराइजन भी शॉर्ट होता है, क्यों? क्योंकि आज कोई भी आके रुपया मांग सकता है उससे। लिक्विडिटी नीड्स इसीलिए हाई भी होगा। और इनकम नीड्स उसका क्या है, जो उसने रुपया लेके रखा हुआ है उसको उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो इनकम नीड्स उसका एवरी ईयर एवरी क्वार्टर होगा टू पे इंटरेस्ट। एंडोमेंट्स में आ जाओ, रिस्क टॉलरेंस विल बी हाई, इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लॉन्ग, लिक्विडिटी नीड सीधा बात है लो रहता है, क्योंकि इनकम नीड्स इज जस्ट योर स्पेंडिंग लेवल, वो फिक्स रहता है 5% ऑन द एयूएम। एयूएम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 6% 7% वो ऑलरेडी इन लोग का प्री डिफाइंड रहता है। अब आ जाओ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और बैंक काफी हद तक सिमिलर रहेंगे। देखो रिस्क टॉलरेंस इसका भी लो है। इन्वेस्टमेंट होराइजन लाइफ का अगर देखें, लाइफ इंश्योरेंस का तो लॉन्ग होता है, अगर पीएनसी देखे तो शॉर्ट होता है। लिक्विडिटी नीड्स इसका भी हाई रहता है, इनकम नीड्स इसका भी लो रहता है। अब बोलोगे यार इंश्योरेंस का सर लिक्विडिटी नीड्स हाई क्यों रहता है? आज अगर मान लो कुछ भी कैटास्ट्रोफी आ गया, जैसे मान लो कोरोना आ गया, लोग का एक साथ सबका डेथ होने लगा, कोई डिजीज स्प्रेड होने लग गया, तो सीधा बात है इंश्योरेंस कंपनी विल नीड टू हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट इन लिक्विड सिक्योरिटीज, जो उसको पे करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता ना मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप इंश्योरेंस बाद में क्लेम करो, उसको तो तुरंत ही देना पड़ेगा। इसीलिए उसका लिक्विडिटी नीड्स हाई रहता है जस्ट लाइक अ बैंक, और इसीलिए उसका रिस्क टॉलरेंस लो रहता है। अब आ जाओ म्यूचुअल फंड्स में, सीधा बात है रिस्क टॉलरेंस विल डिपेंड ऑन द फंड। अगर आप ग्रोथ हो तो आप ज्यादा रिस्क लोगे, अगर आप वैल्यू फंड हो आप कम रिस्क लोगे, आप एक्टिव मैनेजमेंट करते हो आपका रिस्क टॉलरेंस विल बी मोर, अगर आप पैसिव मैनेजमेंट करते हो आपका रिस्क टॉलरेंस विल बी लेस। इन्वेस्टमेंट होराइजन वो भी डिपेंड करेगा फंड में शॉर्ट है लॉन्ग है उस हिसाब से। लिक्विडिटी नीड सीधा बात है हाई रहेगा, बिकॉज कभी भी रिडेम्पशन का कॉल इसमें भी आ सकता है। इनकम नीड्स भी डिपेंड करेगा फंड पे। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन में देखो रिस्क टॉलरेंस हाई होता है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टाइम रहता है। ये अपने नेक्स्ट सभी पार्ट में यही करेंगे एलओएस 85D में, तो इसीलिए इस पे ज्यादा डिस्कस अभी फिलहाल नहीं करेंगे, ये खाली मार्क में देख लो। रिस्क टॉलरेंस हाई होता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म होता है, लिक्विडिटी नीड्स बहुत कम रहती है, और इनकम नीड्स डिपेंड्स करता है एज पे, ये अपने आगे जाके पढ़ेंगे। सो दिस वाज इट फॉर एलओएस 85C। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलओएस 85D से कंटिन्यू करेंगे।